क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें याद है हम दोनों को भी इसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था जब वो रिश्ता लेकर आया था। अब याद आ रहा है जब मुझे वो फातिमा से बहुत मिलता है। अर्श की बात पर आदम ने इन दोनों को तरफ नासमझी से देखा। ये कब हुआ? तुम लोगों में से मुझे किसी ने बताने की जहमत नहीं की। सलार ने गुस्से से खड़ा हो गया। भाई आपको गोली लगी थी इन दोनों, और सलार ने इनको मना कर दिया था क्योंकि इनको बलाद शाह अच्छा नहीं लगा था, और वो बात वहीं खत्म हो गई थी। अर्श ने सफाई देनी चाहिए। अगर मुझे पहले पता होता तो कम से कम ये सपना हुआ होता। आदम सर हाथों पर गिराए बैठ गए। न जाने इसने आयत से शादी की नीयत से की होगी। ये कहने वाला अर्श था। माजी यार बस कुछ वक्त की बात है, तुम मेरी खातिर इतना नहीं कर सकती? सलार ने मन्नत भरे लहजे में कहा। इस वक्त वो दोनों यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे थे। अर्श आज छुट्टी पर था इसलिए वो दोनों अकेले बैठे थे। तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो समझे, और अगर मेरे घर में किसी को पता चल गया ना तो मेरी खैर नहीं। फातिमा ने इसे घूर कर देखा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं बस तुम्हें बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी से मिलवाऊंगा और इनसे कह दे कि हम शादी कुछ साल बाद करेंगे, इसलिए भी फैमिली को मिलने की जरूरत नहीं। तब तक जजा खुद ही सेट हो जाएगी। इसके कहीं और शादी होने के बाद हम ये ड्रामा बंद कर देंगे। सलाह ने संजीदगी से कहा। तुम जजा से शादी क्यों नहीं करना चाहते? कजन है तुम्हारी और तुमसे क्लोज भी बहुत है। सबसे बड़ी बात खूबसूरत है। महात्मा ने इसे गहरी नजरों से देखकर पूछा। यही तो मसला है, मैंने इसे हमेशा छोटी बहन समझा। पता नहीं इसके दिमाग में ऐसी फजूल सोच कैसे आई। मैं इसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। सलाह ने जलती आंखों से जवाब दिया। फातिमा इसकी दोस्त थी जिससे वो अपनी हर बात शेयर करता था। शेयर तो वो अर्श से भी करता था, मगर जजा वाला मसला इसने अर्श से छुपाया था। जजा को खुद से दूर करने के लिए भी इसे फातिमा से मदद लेना बेहतर लगा। इस बात से अनजान जिसे वो मदद ले रहा था वो खुद इसकी मोहब्बत में पूर पूर डूब चुकी थी। ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे लिए वक्त आने पर कुछ करना पड़ेगा, इसने सलार से मुस्कुरा कर कहा, जिस पर इसे सीने पर हाथ रखकर सर को खम दिया। किसी ने नफरत से इन दोनों को दूर से देखा था। फातिमा शाह अपने वालिदैन और दादी के साथ रहती थी। इसका एक जुड़ा भाई बलाद शाह था जो अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में जेर तालीम था। फातिमा के वालिद शहजाद शाह का अपना बिजनेस था। वे खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन सजदा बेगम और फरवा बेगम फातिमा से मिली थी, लेकिन सलार इन्हें फातिमा के घर ले जाने के बजाय रेस्टोरेंट लेकर आया था। दोनों को ही फातिमा अच्छी लगी थी। उन्होंने सब कुछ बच्चों की मर्जी पर छोड़ दिया था, लेकिन किसी की हसद भरी नजरें मुसलसल इन दोनों पर टिकी थी। आज इनकी यूनिवर्सिटी में पार्टी थी। फातिमा ब्लू कलर के लॉन्ग शर्ट के साथ ब्लैक कैपरी पहने तैयार होकर आई थी। कहाँ जा रही हो? लगता है आज तुम्हारा पार्टनर नहीं आया। अरमान नियाजी जो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन इसका डिपार्टमेंट अलग था, मगर वो फातिमा शाह को पसंद करता था और फातिमा इसे बेतहा चिढ़ खाती थी। इसे फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं, क्योंकि वो हो या ना हो तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए दूर रहो मुझसे। फातिमा ने इसे नगवारी से जवाब दिया और आगे बढ़ने लगी। अरमान ने इसे रोकने के लिए इसका बाजू पकड़ा, ही तक कि फातिमा ने घूमकर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा था। आइंदा हाथ लगाने की गलती मत करना। वो उंगली उठाकर इसे वार्न कर वहां से आगे बढ़ गई। अरमान नियाजी जो अपने आवारा दोस्तों के साथ खड़ा था, इसके मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ पर बल खाकर रह गया। इसके दोस्त कहका लगाकर हंसे थे, जिसने इसे आग पर तेल का काम किया था। उड़ा लो जितना उड़ाना है, उड़ा लो, उड़ना है जितना उड़ लो, तुम्हें तो मैं मेरे पास ही आना होगा। वो दिल में इससे मुखातिब था। वक्त इस तरह से गुजरने लगा, सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन थे। बिलाज वो बहुत अच्छा, तुम इससे मिलोगे तो तुम्हें भी पसंद आएगा। वो बिलाज को फोन पर सलार का बताने लगी। वो तो ठीक है, लेकिन ख्याल रखना वो तुम्हारा दिल ना तोड़ दे। सलार के लहजे में अपनी बहन के लिए फिक्रमंदी थी। तुम बस दुआ करना अल्लाह इसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, देखना सब अच्छा होगा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम बताओ कब आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फातिमा ने मोहब्बत से पूछा। बस 2 महीने बाद हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जो जो चाहिए बता देना, फिर एंड टाइम पर मैं तुम्हारी शॉपिंग करता नहीं फिरूंगा। इसने मुंह बनाकर कहा तो फातिमा खिलखिलाकर हंस दी। वो जब भी छुट्टियों पर आता था सिर्फ इसकी वजह से लास्ट डे भी इससे शॉपिंग मॉल में रुकना पड़ता था। ठीक है मैं भेज दूंगी। इसके बाद कुछ जरूरी बातों के बाद फोन बंद करके लेट गई। अभी से सोए कुछ ही घंटे होकर इसका मोबाइल बजने लगा, जिसकी वजह से इसकी आंख खुल गई। इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया तो सलार की कॉल थी। घड़ी पर नजर डाली तो रात के 11 बज रहे थे। वो इसे जल्दी सोने की आदत थी। वो कॉल पिक करती कान पर लगा गई, मगर फौरन ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अभी वो रिटर्न कॉल में लाने लगी थी कि सलार का मैसेज निकालने लगा। मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे, अभी आ सकती हो? खैरियत है? इसने मैसेज लिख भेजा। हाँ खैरियत है, बस एक फैमिली गेट टुगेदर में तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता हूँ, तुमसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। साथ में एक हार्ट वाला इमोजी भी था। सलार के मैसेज पर इसका दिल जोर से धड़का। कहाँ आना है? इसने पूछा। जवाब में एक एड्रेस था जो तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर था। वो धड़कते दिल के साथ उठी। इसका दिमाग इसे मना करा था, मगर वो दिल के हाथों मजबूर होकर तैयार होगी। वो इसे यकीन था सलार पर खुद से भी ज्यादा। कई सालों से इनकी दोस्ती थी। इसकी नजरों में कभी किसी लड़की के लिए कोई गंदगी नहीं देखी थी इसने। वो पहले भी बहुत बार इसके साथ अकेले आना जाना कर चुकी थी, इसलिए इसे सलार से किसी किस्म का कोई डर महसूस नहीं हुआ। वैसे भी वहां इतने लोग होंगे तो इसका जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मिस्टर एंड मिसेस शहजाद एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर में मुलाजमों के अलावा सिर्फ अम्मा जान ही थी जो गहरी नींद में थी। वो एक मुलाजमा को इनके ख्याल रखने का कहकर अपनी गाड़ी में घर से निकल आई। वो फार्म हाउस का एड्रेस था। 15 मिनट में ही पहुंच चुकी थी। इसे देखते ही चौकीदार ने गेट खोल दिया। हर बिल्कुल खामोशी थी, बिल्कुल अनबल, लेकिन अंदर रोशनी नजर आ रही थी। इसे सलार को कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला और इसे फोन करने लगी, मगर कॉल पिक नहीं हुई। मोबाइल की आवाज इसे अंदर से आने लगी। वो धीरे धीरे कदम उठाती अंदर बढ़ गई। जैसे इसे लॉन्च में कदम रखा कोई सोफे पर बैठा था, मगर इसकी तरफ पीठ थी। पूरे लॉन्च को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मोबाइल बजने की आवाज भी वहीं से आ रही थी। इसकी आंखें चमकी रही। इस वक्त इसका दिल इकबाल को खुशफहम हुआ था, मगर आसपास किसी को ना देखते उसको घबराहट होने लगी थी। सलार ने इसे झूठ क्यों बोला, ये बात इसे समझ नहीं आई थी। यही बात पूछने के लिए उसके सामने जाकर खड़ी हुई, मगर सामने बैठे शख्स को देखकर इसके पैरों तले जमीन खिसकी। इसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। अरमान नियाजी हाथ में सलार का फोन उठाए मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। आंखों से खबास टपक रही थी। इसके हाथ
हाथों में मौजूद सलार का फोन इसे बहुत कुछ समझा गया था। इसने सेकंड की भी देरी के बाद बाहर दौड़ लगा दी, मगर जैसे वो मेन गेट तक पहुंचे दरवाजा बाहर से बंद था। वो दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी। इर्द गिर्द सन्नाटा था। काश वो ना आई होती। वो एक बार की फोन करके सलार की आवाज सुन लेती। खौफ से इसका वजूद पूरी तरह कांप रहा था। इसे कदमों की आवाज बहुत करीब से आने लगी। वो डरने वाली लड़की नहीं थी, मगर जिस तरह के हालात थे वो जानती थी अगर वो इसके हाथ लगी तो खुद को बचा नहीं पाएगी। वो भागने के लिए जैसी मुड़ी, अरमान ने आजी से इसे बासों से बालू से जकड़ लिया और खींचते हुए इसे अंदर ले जाने लगा। फातिमा ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर इसकी वेश्यानियां गिरफ्त से खुद को छुड़वाने में नाकाम रही। इसने नोट किया था अब इसके हाथों में ग्लोव्स पहन रखे थे। इसका दिल बहुत ग्लव्स पहन रखे थे। इसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। छोड़ो मुझे, मेरा बाप तुम्हें जान से मार देगा। फातिमा गुस्से से चीखी थी, मगर वो उसकी आवाज पर बिना कान धरे से खींचते हुए अंदर ले आया। फातिमा की आंखों से आंसू निकलकर गालों पे बहने लगे। क्या बात है, आज तुम सलार के साथ बहुत अपनी रात रंगीन करने आई थी, मगर अफसोस मैं ये ख्वाहिश तुम्हारी पूरी करूंगा। अरमान खबासत से कहकर इस पर झुकने लगा, मगर फातिमा ने इसे धक्का दिया और वहां से भागने लगी। अरमान ने इसका पांव पकड़ कर खींचा और जमीन पर पटका। इसे अपनी कमर में दर्द की शदीद लहर उठती महसूस हुई। क्यों कर रहे हो तुम, सलार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो दर्द को मुश्किल बर्दाश्त करते रोते हुए कहने लगी। सलार के नाम पर वो जराना अंदाज भी इसकी तरह भारी हाथ का थप्पड़ इसके सर पर मारा था। फातिमा को लगा इसका पूरा चेहरा जाया हो गया है। वो कभी हंस बोल नहीं पाएगी। वो इस वक्त अपने माँ बाप, दादा, भाई, सलार सबको एक बार याद कर चुकी थी। इसे लगा वो इसका आखिरी लम्हा है। अरमान ने अजीज जो बिना किसी चीज का लिहाज के इस पर झुका, उसकी शर्ट सीने से थाम कर फाड़ दी। इसने अपने हाथों से खुद को ढांपने की कोशिश की। दुपट्टा इसका बहुत ही पहले गिर चुका था। वो लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगी, मगर अरमान ने अजीज इसके कंधे पर हाथ रख के पीछे धकेल के वो दोबारा गिर गई। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो अरमान, मुझे बेआबरू मत करो। वो इसके पैरों में हाथ रखकर मिन्नतें करने लगी। इसने अपने भारी बूट से लात मार के इसके मुंह पर मारी थी। इसका सर जाकर फर्श पर लगा था। इसके नाक और मुंह से खून बहने लगा था और इसका हाथ बेसाख्ता मुंह पर गया था। इसका भरना वजूद देखकर इसकी आंखें चमकी थी। वो हमेशा इसके सामने अकड़ कर चलने वाली लड़की आज इससे रहम की भीख मांग रही थी, मगर आज हकमियत इसकी थी। वो इस पर रहम का कोई इरादा नहीं रखता था। अपनी शर्ट उतारकर लाउंज के कोने में फेंकता उस पर झुक गया था। अपनी दरिंदगी इसके वजूद पर दिखाने लगा। वो जितना खुद को बचाने की कोशिश करती वो इतनी ही सख्ती से पेश आता। वो जितना चीख सकती थी, वो रो सकती थी, सब किया। वो एक साफ दिल की हंसमुख लड़की थी जिसे किसी दरिंदे ने अपनी नफरत और हवस का निशाना बनाया था। वो ये वहशियाना जुल्म बर्दाश्त न कर पाते होशो से बेगाना होगी, मगर वो जालिम अपनी सारी कसर निकाल कर से दूर हुआ। सोफे का कुशन उठाकर इसके मुंह पर रखकर दुबाने लगा। जब इसकी जान निकल गई तो वो कुशन उठाकर दूर फेंका और मोबाइल उठाकर एक लोकेशन के साथ मैसेज किया और वहां बैठकर इंतजार करने लगा। नजरें इसकी फातिमा के वजूद पर थी। अर्श जो मूवी देख रहा था, सलार के नंबर से मैसेज देखकर हैरान हुआ। प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझसे गलती होगी बहुत बड़ी। साथ में फातिमा के जख्मी वजूद की पिक्चर भी थी, जिसे देखकर अर्श के सर पर आसमान गिरा। वो भागते हुए हैरान परेशान सा था। सलार के कमरे की तरफ बढ़े से कुछ समझ नहीं आ रही थी। सलार अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था। इसने झंझोड़ कर इसे उठाया। तुम्हारा फोन कहाँ है? वो दुआ कर रहा था। जो उसने देखा वो झूठ हो, पता नहीं जैकेट में रखा होगा। वो कहकर दोबारा लेटने लगा, मगर अर्श के लफ्जों ने इसकी नींद भग से उड़ा दी। फातिमा के साथ कुछ हो गया, तुम्हारे फोन से मैसेज आया, हमें जल्दी चलना है। अर्श की बात वो साफ नजरों से देखने लगा। सलार उठो, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अर्श ने इसे खींच कर उठाया और वो होश में आते ही भागा था। अर्श ड्राइविंग के साथ साथ आदम को कॉल करने लगा, जिसका नंबर बंद था। इस बात से अनजान कोई और वजूद भी दूर से इनका पीछा करने लगा था। अर्श ड्राइविंग करते वहां पहुंचा था। इसे कुछ दूरी पर जजा भी गाड़ी में इनका पीछा कर रही थी, क्योंकि वो सुन चुकी थी कि अर्श के मुंह से फातिमा तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इनके पीछे आई थी। वो दूर से गाड़ी में बैठी देखने लगी। फिर तो लॉक है, अर्श ने परेशानी से कहा। क्या पता किसी ने मजाक किया हो। सलार ने खुद को बहलाने की कोशिश की और साथ साथ वो आदम का नंबर भी डायल कर रहा था, जो अब रिसीव कर ली गई थी। सलार इसको सारी सिचुएशन बताता एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लॉक तोड़ने लगा। हाथ इसके बुरी तरह को कपा रहे थे। जिसा परेशानी से सारा मंजर देखने लगी। लॉक तोड़कर वो दोनों अंदर चले गए। इसके फौरन बाद ये गाड़ी आकर वहां रुकी। इसमें एक लड़का निकला, टूटा हुआ ताला उठाकर गाड़ी में रखा। एन इसके हाथ 5 मिनट बाद अरमान न्याजी इस गेट से बाहर निकल कर आया। वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए। जजा ने इसका चेहरा देखा था, लेकिन वो अरमान न्याजी को जानती नहीं थी। वो परेशानी से गाड़ी से आहिस्ता कदम उठाती अंदर चली गई। सरार और अर्श ने जैसे अंदर कदम रखा, इसका दिल जोर से धड़का था। सब कुछ बिखरा पड़ा था। अंदर दरवाजे के पास एक दुपट्टा पड़ा था। वो दोनों तेज कदम उठाते अंदर पहुंचे। लाउंज में पड़ी फातिमा की लाश को देखकर सलार के कदम लड़खड़ाए थे। कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो गए थे। दोनों ने अपनी नजरों का जाविया बदल लिया थी। आंखें शिद्दत गम से सुर्ख हो रही थी। अर्श ने इससे हमेशा बहन समझा था, वो भी इससे आगे भाइयों जितनी इज्जत देती थी। सलार उठा और अपनी शर्ट उतार के इसके पास जाकर डाल दी। इन्हें पता था इस मासूम के साथ ये सब किसने किया। इसकी हालत चीख चीख कर सब बयान कर रही थी। अर्श भागते हुए बाहर गया और दुपट्टा लाकर इस पर ओढ़ दिया। इसकी शक्ल देखकर पहचाना मुश्किल हो गया था। हे फातिमा उठो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, उठो, देखो, मजाक मत करो। सलार अपने आंसू को जब्त करता है। इसका गाल तपतपाने लगा। एक आंसू निकलकर फातिमा के चेहरे पर गिर गया था। सलार इसकी सांस नहीं चल रही। अर्श इसके नाक से हाथ हटाता लड़खड़ाते लहजे में बोला था। जजा ने दूर से सलार के बाजुओं में से देखा था। फातिमा का चेहरा वो देख नहीं पाई थी। इसे कुछ अनहोनी का एहसास शिद्दत से हुआ। इससे पहले कि वो अंदर जाती किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। वो जैसे ही घबरा कर मुड़ी, सामने आदम खानजादा को देखकर इसे 400 वोल्ट का झटका लगा। आदम खानजादा से गुस्से से घूरा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने गुस्से से पूछा था और अपने साथ आई लेडी एहलकार को अंदर जाने का इशारा किया था। वो भाई मैं वो इसे कोई बात नहीं बनी। वो तमाम सूरत हाल से बहुत घबरा गई थी। शट अप।
चुपचाप जाकर वहां बैठो, आज तुम्हें घर छोड़कर आएगा, बाकी बातें मैं तुमसे पूछूंगा। इसने सख्ती से इसे एक तरफ इशारा किया और खुद अंदर बढ़ गया। जो जिजा लड़खड़ाते हुए कदमों से एक तरफ बैठ गई। लेडी कांस्टेबल फातिमा की बॉडी को अच्छे से कवर कर चुकी थी। सलार और अर्श गम से चूर होकर एक तरफ खड़े थे। उन्होंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था। आदम के कहने पर अर्श जजा को घर ले गया था। आदम ने शहजाद शाह को इन्फॉर्म कर दिया वो अपनी बीवी के साथ आ चुके थे। तमाम सूरत हाल देखकर वो सख्ते में जा चुके थे। मिसेस शहजाद तो अपनी बेटी की लाश देखकर ही बेहोश हो चुकी थी। शहजाद साहब अपनी बेटी की लाश को सीने से लगाए धाड़े मार मार कर रो रहे थे। किसी के पास भी तसल्ली के अल्फाज नहीं थे। तमाम एडवांस जमा कर लिए गए थे। सलार का मोबाइल और फातिमा का फोन भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। सर, इसमें मौजूद मैसेजेस के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि सलार सर ने इनको यहाँ बुलाया था। अल्ताफ ने फातिमा के मैसेज खोलकर आदम को दिखाए। एक पल को वो घबरा गया था। शहजाद साहब उठे और सलार के मुंह पर पैर दर पे थप्पड़ मारने लगे। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी बेटी तुम्हारी इज्जत करती थी, तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, तुमने ही इसकी इज्जत रोन दिया। शहजाद साहब शिद्दत गम से चीखने लगा। सलार परेशान से इसे देखने लगा। किस तरह का इल्जाम इस पर लगा था? इसने तो कभी भी इसे हाथ वाला मजाक भी नहीं किया था। वो खुद बहनों का भाई था। कैसे वो फातिमा के साथ, अपनी दोस्त के साथ इस तरह का घटिया काम करेगा? आदम ने इनको रोका। देखिए सर, आपको गलत फहमी हुई है। सलार कभी भी इस तरह का फेल अंजाम नहीं दे सकता। आदम ने इसको समझाने की कोशिश की, मगर इनकी हालत इस कदर काबिल रहम लग रही थी कि मजीद इनसे कुछ ना कह सका। फातिमा की बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाया गया। मिसेस शहजाद की हालत भी बहुत नासाज थी। इन्हें भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। शहजाद साहब में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठो और अस्पताल जाए। जो इन जवान रात की इस तरह बेरहमाना कत्ल बर्दाश्त करने के बस की बात नहीं थी। अल्ताफ सलार खानजादा को अरेस्ट करें। जितने भी सबूत हैं वो सब इनके खिलाफ है। शहजाद साहब की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई। इसके बाद तमाम इन्वेस्टिगेशन शफाफ तरीके से करें। सलार ने भी यकीनी से आदम खानजादा को देखा, जिसने इसके देखने पर नजरों का जाविया बदल लिया था। अर्श आकर शहजाद साहब को अपने साथ अस्पताल ले गया। वो राजशाह हाउस और खानजादा हाउस पर बिजली बनकर गिरी थी, मगर खानजादा मेंशन की औरतों को इससे बात से बेखबर रखा गया था। एक जजा ही थी जो इसके अंदर डर गई थी कि इसे बुखार चढ़ गया। अर्श ने एक बेटे की तरह शहजाद साहब के साथ सारे इंतजाम संभाले थे। वो फातिमा को दिल से बहन मानता था और शहजाद साहब इसको बहुत पसंद भी करते थे। शहजाद साहब के कहने पर लोगों को यह बताया गया कि फातिमा के एक्सीडेंट की वजह से इंतकाल हुआ था और कुछ इसका चेहरा इस तरह जख्मी हुआ था कि लोगों ने इसकी बात पर यकीन भी कर लिया। फातिमा की तदवीन तक अर्श इनके साथ रहा और हर आंख अशकबार थी। जवान मौत पर जो इस सब के दिलों पर राज करने वाली लड़की थी, हंसमुख मिलनिसार, जो भी इसे मिलता इसका गर्विदा हो जाता था। अम्मा जान और मिसेस शहजाद नढाल सी बैठी थी। आज इस हादसे को 3 दिन गुजर चुके थे। मेहमान सारे इनको दिलासा देकर जा चुके थे। उन्होंने अपनी जवान बेटी को खोया था। जबर कैसे आता? बेगम साहिबा बलाज बाबा का फोन है, कब से फोन बज रहा है। इनकी पुरानी मुलाजमा ने लाकर फोन दिया, मिसेस शहजाद के हवाले कर दिया। फोन उठाकर काउंसिल, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? 3 दिन से घर में कोई भी फोन नहीं उठा रहा। फातिमा का नंबर भी बंद है। सब ठीक है ना? बाबा भी ठीक है ना? बात नहीं कर रहे। इसने एक ही सांस में सब पूछ लिया। जवाब देने की बजाय मिसेस शहजाद फूट फूट कर रोने लगी। मामा क्या हुआ है, बताएं मुझे, सब ठीक है ना? बलाज बेचारा परेशान हो गया था। इनके रोने पर इससे पहले कि वो जवाब देती, शहजाद साहब ने इनसे फोन लेकर अपने कान से लगाया और वहां से थोड़ी दूर पर चले गए। हाँ बलाज कैसे हो माइसन? शहजाद साहब ने खुद को नॉर्मल करके पूछा। बाबा अम्मा क्यों रो रही है, सब ठीक है ना? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? इसने धड़कते दिल से पूछा। सब ठीक है, डोंट वरी। 2 दिन से बुखार है तो हर बात पर रोने लगती है। तुम तो जानते हो अपनी माँ की आदत को, बच्ची बन जाती है बीमारी में। उन्होंने इसे मुतमईन करना। चाचा फातिमा का नंबर क्यों बंद है, मेरी बात करवाएं उससे। इसे कुछ दिनों से फातिमा बहुत ज्यादा याद आ रही थी। फातिमा तो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ अंदरूनी सिंध की यह ट्रिप है, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है इसलिए नंबर बंद है। तुम्हें बताया नहीं इसने जाने से पहले। उन्होंने अपने लहजे को नॉर्मल करने की कोशिश की लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं रहते। अच्छा मुझे तुम तो नहीं बताया इसने। चले मॉम का ख्याल रखिएगा और अम्मा जान से कहिएगा मैं शाम में कॉल करूंगा, अभी मेरा पेपर स्टार्ट होने वाले हैं बाय। वो कहकर फोन बंद कर गया। शहजाद साहब थके कदमों से चलकर अम्मा जानता कर इनकी गोद में सर रखकर लेट गए। शहजाद बेटा, हमने बलाज को ना बताकर इसकी हद तलफी किया, वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। फातिमा भी इसमें इसकी जान अटकी थी, वो कभी माफ नहीं करेगा हम लोगों को। अम्मा जान इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, आंसू इनकी आंखों से रवां थे। अम्मा मैं थक गया हूँ, मैं बेटी को खो चुका हूँ, बेटे को नहीं खोना चाहता। मैं जानता हूँ पाकिस्तान आया तो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो जज्बाती है बहुत। इसके सालों की मेहनत में जाया नहीं करना चाहता। अगर इसे फातिमा का पता चला तो वहाँ सब छोड़कर पाकिस्तान आ जाएगा। 3 दिन बाद इसके पेपर्स खत्म हो जाएंगे तो मैं इसे सब बता दूंगा। वो बेबसी से बोले, मैं सलार से मिलना चाहती हूँ। मिसेस शहजाद जो वहीं बैठी थी संजीदगी से बोली, नहीं आपको इसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, आज मैं इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा हूँ। शहजाद साहब ने संजीदगी से कहकर उठे थे, नहीं मुझे इससे मिलना है, आप मुझे साथ लेकर जाए, इसे पूछना चाहती हूँ इसने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। मिसेस शहजाद गमों गुस्से से चीख पड़ी थी। अम्मा जान दुख से अपनी बहू को देखा था। शहजाद साहब ने मजीद इनको रोकना मुनासिब नहीं समझा। अम्मा जान को अपना ख्याल रखने का कहकर वो मिसेस शहजाद को साथ लेकर निकले थे। इसे 3 दिन हो गए थे यहाँ वो अंधेरे में बैठा था। अर्श ने बहुत चाहा था कि वो वहां ना रहे मगर आदम ने इसका कहना था कि वो बेकसूर साबित होकर ही हो जाएगा। अभी वो घंटों घुटनों में सर दिए बैठा था कि किसी के कदमों की आवाज पर इसने सर उठाकर देखा था। सामने फातिमा को अम्मी के देखकर वो उठ खड़ा हुआ था। वो बहुत बार मिस्टर एंड मिसेस शहजाद से मिल चुका था। हमेशा तैयार रहने वाली औरत बेटी को खोकर बीमार हो गई थी। मंचके से सूट में वो कहीं से भी औरत नहीं लग रही थी। जिससे भी वो मिला था इसका दिल कट के रह गया था। क्योंकि सलार तुमने ऐसा मुझे बोली तो कुछ ना था। इनके लहजे में मान टूटने
टूटने का गम, बेटी खोने का डर था, गम था। सलाह ने तड़प कर इनके हाथ थाम लिया। प्लीज ऐसा मत कि आंटी, मैं कभी से तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। मैं कैसे, जब तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते तो इतनी बेरहमी से मेरी बच्ची को क्यों मारा, क्यों इसको दागदार किया, क्या कसूर था इसका, सिर्फ इतना कि वो तुमसे मोहब्बत कर बैठी थी, क्यों किया तुमने, क्यों। वो गम्मा गुस्से से इसके चेहरे पर थप्पड़ बरसाने लगी, मगर वो इनकी ये बात पर पत्थर हो गया था। क्या इसका ये इंकशाफ था जो उन्होंने किया था, क्यों किया तुमने, क्यों। वो गम्मा गुस्से से इसके चेहरे पर थप्पड़ बरसाने लगी, मगर वो तो इनकी बात पर पत्थर क्या हो गया था। ये कैसा इंकशाफ था जो उन्होंने किया था। आंटी आप क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सलाल परेशानी से इनका हाथ थामने लगा, मगर मिसेस शहजाद ने इसके हाथ दूर झटके थे। तुमसे मोहब्बत करती थी मेरी बेटी, हर वक्त तुम्हारा जिक्र करती रहती थी, और तुमने तुमने क्या किया, उस लड़की को इतनी बेरहमी से मार दिया। आखिर क्यों किया, कसूर क्या था उसका। मिसेस शहजाद अपने बाल जकड़े कोई पागल ही लग रही थी जो अपनी बेटी की मौत का गम भूल नहीं पा रही थी। इनकी चीख सुनकर शहजाद शाह और आदम खानजादा अंदर आ गए थे। वो थाम कर अपनी बीवी को बाहर ले गए थे। आदम भी सलार को इशारा करता बाहर निकल गया और वो मुर्दा कदमों से इनके पीछे आदम के ऑफिस में आ गया। अल्ताफ पहले ही वहां मौजूद लैपटॉप लिए बैठा था। आप लोग बैठे, मुझे सबसे आप लोगों को कुछ दिखाना है, इसके बाद आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। आदम ने संजीदगी से शहजाद शाह से कहा। उन्होंने एक नजर सलार को देखकर इस बात में सर हिला दिया। ना जाने क्यों इनका दिल नहीं माना था सलार ऐसा कुछ कर सकता है। इन लोगों की पहचान थी, मगर जिस तरह के सबूत थे वो उनसे भी इनकारी नहीं थे, और वो भी अपनी बेटी के मुजरिम को किसी सूरत माफ नहीं करना चाहते थे। पहले आप लोग ये वीडियो देखें। इसने लैपटॉप इनकी तरफ घुमाया जिसमें सलार शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहा था। ये वीडियो थी शाम 5 बजे की, यानी 28 मार्च शाम 5 बजे की, और 28 मार्च रात 12 बजे तक फातिमा का कत्ल हुआ था। शहजाद साहब ने नासुंडी से आदम खानजादा को देखा तो इसने एक वीडियो चलाई जिसमें ऊपर टाइम 7 बजे 40 मिनट का था। ये एक रेस्टोरेंट की वीडियो थी जिसमें सलार डिनर करते हुए मोबाइल यूज कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो रेस्टोरेंट से निकलकर अपना सामान उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा कि एक औरत कॉल काले अबाई में से टकराई। इस औरत के हाथ में मौजूद सामान और सलार का सामान, इसके हाथ में मौजूद मोबाइल भी वहीं गिर गया। वो औरत सोरी करती अपना सामान की आड़ में सलार का फोन उठाकर वहां से चली गई, जो सलार महसूस ना कर सका, और वो भी अपना सामान उठाकर वहां से अपनी गाड़ी में बैठता चला गया। कैमरे में चलती रिकॉर्डिंग मिस्टर एंड मिसेस शहजाद शाह हैरान परेशान सा देखने लगे, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि सलार का मोबाइल वही औरत उठाकर लेकर गई थी। रेस्टोरेंट के बाहर लेके कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। सलार ने दूसरी रिकॉर्डिंग चलाई जो फरीहा के फ्लैट की बिल्डिंग के बाहर की थी, जहां आदम का भी फ्लैट था, जिसमें सलार 9 बजे शॉपिंग बैग लेकर अंदर गया और 10 बजे 15 मिनट पर वहां से खाली हाथ पर निकलकर बाहर आता, फिर अपनी गाड़ी में बैठता चला गया। एक और रिकॉर्डिंग थी जो खानजादा मेंशन के बाहर की थी, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि वो 10 बजकर 38 मिनट पर मेंशन में दाखिल हुआ था और 12 बजकर 42 मिनट पर अर्श की गाड़ी घर से निकली, जिसमें इसके साथ सलार बैठा साफ नजर आता। आदम खानजादा ने लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा, शहजाद शाह की तरफ देखने लगा जो खुद भी इसकी तरफ ही देख रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शहजाद शाह बेबसी से आंखें सबसे लाल थी। डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी की डेथ 12 बज के 29 मिनट पर हुई, और इस वक्त सलार खानजादा अपने घर में सो रहे थे और अर्श खानजादा ने जाकर इनको नींद से उठाया। जिस वक्त फातिमा शाह की डेथ हुई इस दौरान सलार खानजादा अपने घर में थे, जिसका सबूत ये रिकॉर्डिंग और इस घर के कुछ गार्ड्स हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपको घर के अंदर की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। और जिस वक्त फातिमा शाह का इंतकाल हुआ इसके 13 मिनट बाद सलार खानजादा आपको अर्श के साथ खानजादा मेंशन से निकलता हुआ नजर आएगा। 13 मिनट में कोई बंदा कैसे वापस आ सकता है। और सलार के नंबर से जो मैसेज आया वो 12 बजकर 35 मिनट पर आया था अर्श के नंबर से पर, और इस वक्त सलार की लोकेशन इसी फार्म हाउस की, और फिर वो कैसे 7 मिनट में खानजादा मेंशन वापस आ सकता है जबकि रास्ता 20 से 22 मिनट का है। और रही बात जो एक सबूत सलार खानजादा के खिलाफ है, इसका फोन जो फुटेज में दिखा जा सकता है वो कैसे धोखे से चुराया गया। और दूसरी बात, वो फार्म हाउस जिस इंसान का है वो पिछले 2 महीने से पाकिस्तान आया ही नहीं। इससे बात करने पर इसने लालमी का इजहार किया, इसको नहीं पता किसी ने इसका फार्म हाउस बना इसकी इजाजत की इस्तेमाल किया। और सबसे मेन पॉइंट, फातिमा की बॉडी से मिला हुआ सैंपल स्लैट से मैच नहीं कर रहा। आदम खानजादा ने अपनी बात कहकर एक नजर सलार और फातिमा के वालिदैन पर डाली। इसका मतलब सलार बेकसूर है। ये आवाज मिसेस शहजाद की थी जो नम आंखों से सलार को देखी। तो फिर किसने क्या मेरी बेटी के साथ ये जुल्म की, कौन इतनी नफरत करता था मेरी बच्ची से। शहजाद शाह के लहजे में कम हलकोरे ले रहा था। सलार का फोन चुराना और फातिमा को सलार के नंबर से मैसेज करके बुलाना, बाद में अर्श को मदद के लिए सलार बनकर मैसेज करने, सबका मतलब एक ही है। जो भी है वो इन तीनों को जानता और तीनों के माबैन मौजूद रिश्ते से भी बहुत अच्छे से वाकिफ था। इसका ताल्लुक शायद हमारी यूनिवर्सिटी से कहने वाला सलार था। सर इसका मतलब है जिस लड़की ने सलार सर का फोन चुराया वो इसकी यूनिवर्सिटी की कोई लड़की है, वो कोई लड़की नहीं लड़का है। अल्ताफ की बात पर आदम खानजादा संजीदगी से जवाब दिया। सब हैरानगी से इसे देखने लगे। इसने दोबारा रिकॉर्डिंग चलाकर इनके सामने रखी जिसमें इस आबाए वली के हाथ सोफे साफ नजर आ रहे थे। इसके हाथ देखकर सभी समझ गए वो कोई लड़की नहीं लड़का है। मिस्टर शाह सारे सबूत आपके सामने है। सलार खानजादा की बेगुनाही में आपके सामने है। मैं कल ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता हूँ इनकी यूनिवर्सिटी से और आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी बेटी के मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम दूंगा। आदम खानजादा ने इनके हाथ पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई, मैं शर्मिंदा हूँ। बाकी इन्वेस्टिगेशन की बात तो कोई केस नहीं करना चाहता। इसने बस मेरी बेटी की इज्जत उछलेगी, मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। शहजाद शाह संजीदगी से कहकर सलार अपने सीने से लगा के, मगर मिस्टर शाह इस तरह इन जुर्मों मुजरिमों को और शय मिलेगी। आदम ने इनको समझाने की कोशिश की, अल्लाह बेहतर करने वाला है, बस मैं कोई केस नहीं करना चाहता। थैंक यू सो मच, आपने बिना
रिश्तेदारी के दिखाए मेरे साथ दिया, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वो मिसेज़ शहज़ाद को इशारा करके बाहर निकल गए क्योंकि इनसे अपने आंसू रोके बिना आना मुश्किल हो गया। बेटा मुझे माफ़। जब मिसेज़ शहज़ाद इससे पहले हाथ जोड़ती सलाह ने इनके हाथ थाम लिए। प्लीज़ आंटी ऐसा मत कहिए, मैं वादा करता हूँ आपसे फातिमा के कातिल को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। वो मेरे लिए बहुत खास थी, इसका बदला मैं लूंगा। सलाह ने नम लहजे में बोलता इन्हें रोने पर मजबूर कर गया। वो रोते हुए इसकी दुआ देती वहां से निकल गई। इनके जाते ही सलार अहमद आदम के सीने से लग गया। खानजादा हाउस में सबको फातिमा की डेथ का पता लग चुका था, लेकिन डेथ की वजह किसी को नहीं बताएगी। सजदा बेगम और फरवा बेगम तो सत्ते में चली गई थी। जिंदगी से भरपूर वो हंसमुख सी लड़की इन्हें बहुत पसंद आई थी और अल्लाह ने इसकी कितनी कम जिंदगी लिखी थी। वो तो फातिमा के घर ताजियत के लिए जाना चाहती थी, मगर सलार ने मना कर दिया और वहां से उठकर चला गया। मतलब अभी तक वो आई नहीं। इसने नागवारी से देखा और उठकर अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अभी वो बहुत गहरे सदमे में है, बेहतर होगा इसे कोई परेशान ना करे। आदम ने संजीदगी से कहा और चारों तरफ नजर उड़ाई। अम्मी जरिश कहाँ है? आदम ने फरवा बेगम से पूछा तो उन्होंने अपनी नजर चढ़ाई। मतलब वो अभी तक वो आई नहीं। इसे नागवारी से कहा और उठकर बाहर चला गया। वो अभी अपने रूम में आया था कि जजा दरवाजा धड़ाम से खोलकर इसके कमरे में आई। इसने अपनी नजर मोबाइल से हटाकर इसे देखा, जो रात के 12 बजे बिना किसी लिहाज के इसके कमरे में आई थी। जजा अपने रूम में जाओ। अब भी इसने नरमी से इसे वहां से जाने का काम, मगर वो ढीठ बनकर इसे देखती रही। सलार को इसकी नजरों पर गुस्सा आया था। क्यों आई हो? इसने नगवारी से पूछा। इसे इस लड़की पर इंतहा का गुस्सा आ रहा था जो उसका पीछा करती हुई वहां तक पहुंच गई थी और इसकी वजह से सलार ने फातिमा से मोहब्बत से नाटक करवाया था। और कहीं ना कहीं से लगता था फातिमा के साथ जो कुछ भी हुआ इसकी वजह वो खुद था। निकलो यहाँ से। वो जरहाना अंदाज में सलार तक पहुंचा और इसका हाथ पकड़कर निकालने लगा। बहुत मोहब्बत करते थे उससे। जजा की बात ने जल्दी पर तेल का काम किया। हाँ बहुत ज्यादा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। इसने संजीदगी से इसकी आंखों में देखकर डालकर जवाब देते, शादी कर लेती, इसकी इद्दत को रोकने की क्या जरूरत थी? जैसा की बात वो सत्ते में चला गया था। इसने बेयकीनी से नजरों से इसे देखा। क्या कहा तुमने? सलार को लगा इसने गलत सुना था। यही कि अगर इतनी मोहब्बत थी तो शादी करने की वजह से रुस्वा क्यों किया? इससे क्यों इसकी इज्जत पर हाथ डाला? जजा इसकी आंखों में आंखें डालकर चीखी थी। सलार का दिल क्या इसकी जान ले ले, जिसको जानने के बावजूद इस पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही थी। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? सलार ने इसका बाजू झंझोड़ कर पूछा, मगर वो बिना डरे इसको देख रही थी। सलार को लगा कर वो जब्त ना खो गया तो इस लड़की को जान से मार देगा। वो इसका बाजू पकड़े खींच कर कमरे से बाहर ले गया। आइंदा मेरे कमरे में कदम मत रखना, वरना वो हाल करूंगा आईने में अपनी शक्ल नहीं पहचान पाऊंगी। वो इसे धक्का देता इसके मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर गया। हमने बहुत गलत किया, हमने इस बच्चे पर शक किया। मिसेस शहजाद ने नम लहजे में कहा। इसको दोनों अपनी गाड़ी में बैठे घर जा रहे थे थाने से निकलकर। हाँ मुझे वो पहले भी बेकसूर लगता था, लेकिन मेरी बच्ची के साथ वो सब किसने किया होगा और क्यों? आखिर शहजाद साहब परेशानी से बोले। इस वक्त आंखें आंसू की वजह से इतनी धुंधली हो रही थी कि इनको आगे का रास्ता भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह कारत करे इसे कबर नसीब ना हो मेरी बच्ची के मुजरिम को। मिसेस शहजाद पोट पोट कर रोने लगी। शहजाद शाह इन्हें चुप करवाने की नीयत से इनकी तरह मुड़े। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक इनकी गाड़ी को टक्कर मारता आगे चला गया। शहजाद शाह ने अपनी बंद होती आंखों से अपनी शरीक याद को देखा, जो खून में लथपथ आंखें बंद किए पड़ी थी। वो खुद भी लरसते लबों से कलमा पड़ती आखिरी हिचकी के साथ आंखें मूंद के। बीच सड़क पर इतने बुरे एक्सीडेंट पर वहां लोग जमा हो गए थे। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। वो दोनों ही मौके पर ही दम तोड़ गए थे। आदम को जैसे ही खबर मिली इसकी बॉडी को लेकर खुद घर आया था। अम्मा जान पर जवान मौत के बाद बहू और बेटे की लाश लेकर दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन बर वक्त अस्पताल पहुंचने की वजह से इनकी जान बच गई थी। वो अस्पताल में दाखिल हुआ जहां कुछ इनके मुलाजमा इनके साथ थे। आदम खानजादे ने इनके कुछ रिश्तेदार के साथ मिलकर इनकी तदवीन का इंतजाम किया था। शहजाद शाह के बेटे को इन्फॉर्म करने की उन्होंने मुझे बहुत कोशिश की, मगर इसका नंबर बंद होने की वजह से वो बेखबर रहा। 3 दिन बाद 3 जनाजे उठे थे इस घर से। लोग हैरान परेशान सदमे में थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था आखिर इनके साथ हुआ क्या। अम्मा जान का भांजा ही था जो इस वक्त सब कुछ देख रहा था। उन्होंने बलात शाह के नंबर पर मैसेज छोड़ दिया था और अमन जान का ख्याल रखने लगा। आदम खानजादे ने सलार को कंपनी के काम के बहाने दूसरे शहर भेज दिया था ताकि वो नॉर्मल हो जाए। वो अपना लास्ट पेपर देकर फ्री हुआ था। इसने अपना फ्लैट में आकर अपना फोन निकालकर चार्ज पर लगाया और किचन में बुला गया जहां फरजाद खाना बना रहा था। वो एक यतीम लड़का था। इसका बाप पाकिस्तानी था जिसने अमेरिका में ही एक अंग्रेज लड़की से शादी की थी और शादी के बाद इसका बाप दिल भर जाने पर इसे छोड़कर भाग गया था। वो इसकी माँ इसे पैदा करके 10 साल बाद इसे दुनिया से चली गई थी। तब मोहल्ले के कुछ लोगों ने इसे एक यतीम खाने में डाल दिया। इसके पास अपनी माँ की एक डायरी के अलावा कुछ न था। 18 साल की उम्र में के बाद वो यतीम खाने से निकल के मैकेनिक की दुकान पर काम करने लगा था। एक दिन बलाज को वो मैकेनिक की दुकान पर मिला था। वो शक्ल सूरत से बिल्कुल पाकिस्तानी था, इसलिए सलाम दुआ के बाद वो अक्सर वहां जाने लगा। इसे लगा इससे इंसियत सी हो गई है फरजाद से। बलाज से अपने साथ अपने फ्लैट में ले आया। तब से पिछले 8 सालों से वो इसके साथ था। वो इसे सर कहता था, कभी भाई क्या बनाया यह फरजाद। इसने पानी की बोतल मुंह से लगाते हुए कहा, आपके चक्कर में पैकिंग भी नहीं कर सका, मैं बिरयानी बनाने में इतना टाइम लग गया मुझे। वो जरा गुस्से से कहकर बर्तन निकालने लगा। बलाश ने मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखा। गुस्सा छोड़ दे, दोनों मिलकर कर लेंगे पैकिंग। आज फातिमा की बर्थडे से सरप्राइज देना चाहता हूँ, देखना मुझे देखते ही सब कैसे शॉक्ड हो जाएंगे। मैंने इसे झूठ बोला था कि मैं 2 महीने बाद आऊंगा। इसने बिरयानी का एक स्पून मुंह में रखते हुए कहा। फरजाद मुस्कुराकर 2 प्लेटों में बिरयानी डालकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वो भी साथ बैठकर खाने लगा। इन दोनों ने शाम को पाकिस्तान के लिए निकलना था। फरजाद जाना नहीं चाहता था, मगर बलाज की जिद पर वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गया था।
और वो अपने बाप को भी तलाश करना चाहता था, मगर इसे ये बात बलाज को नहीं बताई। अभी इसने 2 दिन वाले लिया था कि मोबाइल पर मैसेज शूट बचा। अपने मोबाइल पर अपने बाप के खालाजाद भाई का मैसेज देखकर वो परेशान हुआ था, जिसने इसे जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान पहुंचने का कहा था। इसने कॉल मिलाई, अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत है ना सब? आपने मुझे इतनी जल्दी पाकिस्तान पहुंचने के लिए क्यों कहा? इसने कॉल उठाते ही पूछा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकता, तुम बस जल्दी पाकिस्तान पहुंचो, तुम्हारे घर को हरी ज़रूरत है, मुझसे और कुछ मत पूछना। उन्होंने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो परेशान सा वहाँ से उठ गया था। मर्जाद भी इसके देखकर कमरे में आ गया, तो वो जल्दी-जल्दी अपनी पैकिंग करने के लगा। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इसने घर में सबके नंबर ट्राई किया, मगर किसी का भी नंबर ऑन नहीं था। वो घर के लैंडलाइन पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। सब ठीक है भैया, परेशान है? फरजाद ने इसको तेज़ी से देखकर पूछा। पता नहीं, तुम बस जल्दी अपना सामान उठाओ, हमें निकलना है। इससे जल्दी से कहा। 20 मिनट बाद वो दोनों अपना सामान उठाए एयरपोर्ट के लिए निकले थे, लेकिन अभी वो 2 घंटे बाकी थे इनकी फ़्लाइट में। जिस वक्त वो दोनों अस्पताल पाकिस्तान अपने घर पहुंचे, घर के वीराने देखकर बलाज का दिल किसी अनहोनी के डर से बहुत बुरी तरह धड़का था। थोड़ा आगे जाकर इसे अम्मा जान का भांजा मिल गया था। अंकल सब कहाँ हैं? इसने घबराते हुए पूछा। बेटा तुम चलो मेरे साथ। वो बलाज का हाथ पकड़कर अम्मा जान के कमरे में ले गया। फरजाद भी इसके पीछे था। अम्मा जान की हालत देखकर वो परेशान हुआ था। वो दौड़ कर इन तक पहुंचा। अम्मा जान आपको क्या हुआ है? घर में मम्मा पापा और फातिमा कहाँ है? इसने अम्मा जान को खुद से लगाकर पूछा। फिर वो रोते रोते से सब बताती चलेगी। बलाज को लगा दर्द से इसका दिल फट जाएगा। इतना सब कुछ होते हुए इतना बेखबर था। वो हट्टा कट्टा अम्मा दिन के सीने से लगकर रो दिया। कमरे में मौजूद हर शख्स का चेहरा आंसू से थरथरा रहा था। फातिमा फरजाद से बहुत क्लोज हो चुकी थी। वो उसे छोटे भाइयों की तरह प्यार करती थी। सिर्फ शाह हाउस में ही वही था जो बिलाज के अलावा जिससे वो बात करता था। माजी खत्म, हाल। हाँ शहरी, ठीक है, अच्छा ओके, फिर कल सुबह मिलते हैं। आदम ने अलविदाई कलमात अदा करके फोन जेब में रखा और शफा की तरफ देखा जो मुंह बनाए बैठी थी। क्या हुआ मेरे दिल को? आदम का ज़्यादा ने इसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाकर पूछा। नजरें इसके चेहरे पर टिकी थी। कुछ भी नहीं, इसके लफ्जों और लम्स पर लाल हो गई थी। तो मुंह क्यों बनाया मेरी मन्नत की मम्मा ने? ऐसे शफा की थोड़ी थोड़ी उससे पकड़कर चेहरा अपनी तरफ किया। इसके बाद पर शफा के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बेकर के, मुस्कुरा क्यों रही हो? इसने जान बनकर पूछा। मन्नत की मम्मा, अच्छा लगा मुझे, मुस्कुरा कर बोली। और क्या अच्छा लगता है? आदम ने इसके चेहरे से आवारा लट्टों को कान के पीछे रसते हुए कहा। आपकी मूछें। इसने बेसाख्ता इसके मूछों को दोनों हाथों से घुमाया था और आदम का ज्यादा मुस्कुरा कर इसके होंठों पर झुका था। इसके चेहरे को बुरी तरह लाल करके पीछे हटा था। शफा ने इसके सीने पर मुक्के बरसाया। खुद को छुड़ाकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। इससे अंदर तक इसके कहके की आवाज आई थी। इसने शर्मा कर अपने चेहरे पर हाथ रख लिया था। वो पूरी इसकी दीवानी हो चुकी थी। वो इसके बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। पनाह के लिए जोड़ा गया रिश्ता कब मोहब्बत में बदला, इन दोनों को खबर ही नहीं हो पाई। फरजाद लाज भाई ने अच्छा नहीं किया आयत के साथ। वो तो मुझसे भी बात नहीं करती। कितनी मासूम सी लड़की थी और भाई ने क्या कर दिया इसके साथ? वो जिंदा लाश बन गई थी। हानिया फरजाद के सीने पर सर रखे लेटी थी, मगर वो किसी गहरी सोच में था, इसलिए इसकी बात ना सुन सका। आयत ने गर्दन उठाकर इसकी तरफ देखा तो वो इसकी तरफ मतवज्जा नहीं थी। आप सुन रहे हैं मेरी बात? इसने झंझोड़ कर पूछा। फरजाद ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। हाँ, क्या बोल रही थी तुम? इसने नरमी से इसका सर दोबारा अपने सीने पर रखा था। मैं आयत की बात कर रही हूँ। आपने देखा कैसी हालत हो गई थी इसकी आज? तुम इनको छोड़ो, मुझ पर ध्यान दो। फरजाद ने झुककर इसके माथे पर लब रख दिया। हानिया इसका मूड समझकर वहां से उठने लगी, मगर इसने खींच कर इसके फरार के तमाम राहें बंद कर दी। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी घर का माहौल वैसा ही था। सनार और जजा में फिर कोई बात नहीं हुई, न अर्श को कीदत मिली। बलाज और आयत के बीच खामोशी की दीवार भी अभी भी कायम थी। जी बेटा वो ठीक है, तुम परेशान मत हो। रास्ता खाला कीदत को देखते हुए फोन पर बताने लगी। मैं ख्याल रखूंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर जरूरत हुई तो तुम्हें बताऊंगी मैं। रास्ता खाला ने कहकर फोन बंद किया और कीदत को देखा जो खाना बना रही थी। बेटा तुम बाहर आ जाओ, रोटी मैं डाल देती हूँ। नहीं खाला, मैं कर लूंगी, आप आराम करें, बस हो गया। इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। बेटा बहुत गर्मी है, किचन में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रास्ता खाला की बात पर इसने मुड़कर इनकी तरफ देखा। फिक्र मत करें खाला, बचपन से इन सबकी आदत है, बीमार नहीं पड़ती। वो कहकर दोबारा रोटी बेलने लगी। तुमने मेरी इजाजत के बगैर इसे छोड़ा कैसे? आदम गुस्से से पागल हो रहा था। सर बेल हो गई थी इसकी और ऊपर से कॉल थी, आपको इन्फॉर्म करने से मना किया गया था। अल्ताफ ने नजरें झुकाएगा। किसने करवाई इसकी जमानत? इसके पूछने पर जो नाम अल्ताफ ने बताया वो बेयकीन हुआ था। तुम्हें पूरा यकीन है इस बात का? और पेपर्स लेकर आओ मेरे पास। इससे संजीदगी से कहा। बिलाज के नंबर को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम, बिलाज शाह स्पीकिंग। फोन से इसकी भारी आवाज गूंजी। वालेकुम अस्सलाम, आदम खानजादा बात कर रहा हूँ। आदम की बातों सीधा होकर बैठ गया। आयत ड्रेसिंग के सामने अपने बाल सीधा खा रही थी। ओ बड़े साले साहब, कैसे याद किया मुझे? इसने जानबूझकर रात को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में कहा था और इसका रिएक्शन भी देखा ना था। बिलाज की बात इसके हाथ एक पल के लिए थमे थे। अनमयान नाजी की जमानत क्यों करवाई तुमने? आदम ने बिना कोई भी बात की सीधा। मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ भी करने से पहले या बाद में आपको जवाब देने का पाबंद हूँ। बिलाज की बात पे से गुस्सा तो बहुत है, मगर जब्त करके वो एक ड्रग्स डीलर है, हमारे नौजवान नस्लों की तबाही का सबब है, वो एक खतरनाक मुजरिम है। आदम ने संजीदगी से इस मामले की नजाकत से आगाह करना चाहा। जब से इसे पता चला था कि बिलाज शाह फातिमा शाह का भाई है, इसके दिल से तमाम बदगुमानी निकल गई थी। वो समझ गया था बिलाज ने आयत को ट्रैप सलार से बदला लेने के लिए किया। इस अब जो भी था, इसने पूरा खानदान खोया हुआ था। तो शायद बिलाज की जगह वो खुद होता तो गलतफहमी की वजह से वो भी शायद ऐसा कुछ कर चुका होता। यहाँ पुलिस वाले मुजरिमों को अपने परों में छुपाए घूम रहे हैं। मैंने तो बस एक मुजरिम की बेल करवाई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
बलाट शाह ने अपने चंद लफ्जों में से बोध को समझा दिया। ओके साले साहब, मैं फोन बंद करता हूँ, आपकी बहन को टाइम भी तो देना है वरना नाराज हो जाएगी। बलाट ने जानबूझकर कॉल फोन बंद कर दिया। आयत अभी तक वहीं थमी खड़ी थी, अभी इसे बोलने की जरूरत महसूस नहीं की थी। हेलो फरजाद, जरा मेरे बड़े साले का मुंह तो बंद करवाओ, मेरे काम में टांग अड़ाने का शौक चढ़ा हुआ है इसे। बलाट ने जानबूझकर आयत की चुप तोड़ने की इस पर नजर जुमाए बोला। महीना गुजरने के बाद भी उसके साथ नहीं बोल रही थी, अब तो बलाट का सब जवाब देगा। आयत गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी, इसका गिरबान पकड़ लिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ऐसा बोलने की, मैं जान से मार दूंगी आपको। वो इंतहाई गुस्से में इसके सर पर खड़ी सुर्ख आंखों से घूरी थी। बलाट शाह को लगा इसके कानों को बरसों बाद सुकून मिला, आखिर वो इसे बोलने पर मजबूर कर गया। वो यकटक इसे देखने लगा। आयत ने इसकी खामोशी पर से छोड़कर इसका मोबाइल उठाना चाहा। बलाट होश में आते से घुमाकर बेड पर लेटा गया, मोबाइल दूर फेंका और पुरशौक नजरों से उसे देखने लगा। वो इसको बहुत नजदीक होकर देख रहा था। आयत को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। छोड़े मुझे, आयत का गुस्से के मारे खून खोल उठ रहा था। उसके पूरे खानदान को इसके सामने रुसवा कर चुका था और अब इसके सामने बैठकर इसके भाई को मारने की धमकी दे रहा था। आंसू न चाहते हुए भी निकल कर गालों पर बहने लगे, वो इसे दूर धकेलने लगी। बलाज ने दोनों हाथ की उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसाकर ऊपर लगा दिया तो इसकी गर्दन पर झुक गया। इसके नम बालों से उठती भीनी भीनी खुशबू से मदहोश कर रही थी। आयत ने इसके लम्स पर गुस्से से अपने पांव पटके थे। वो अपनी तरफ मगूरी करके इससे दूर हुआ। आयत ने इसके सीने पर हाथ रखकर दूर धकेला और वहां से उठकर जाने लगी। रिलैक्स जानब इसने आयत का हाथ थामना चाहा मगर वो बेड से उतरकर जा खड़ी। आइंदा मेरे भाइयों से दूर रहना वरना मैं आपको जान से मार दूंगी। बलाज को नफरत से देखकर फट पड़ी थी। बार बार अपने भाइयों की गर्दान पर बलाज का खून खोल उठा था। वो 2 कदम का फासला तय करता इस तक पहुंचा, इसके गाल अपने हाथों से दबोच लिया। तुम अपने इन घटिया भाइयों की वजह से मुझे जान से मारोगी? वो इसका मुंह सख्ती से जकड़े पूछने लगा। घटिया आप? इस वजह से घटिया तरीके से मुझसे शादी की? वो बिना डरे इसकी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी, अगर तुम्हारे भाई जितनी घटिया हरकत पर उतर आता ना तो तुम यूं मेरे सामने नजरें मिलाकर ना खड़ी होती। वो सद लहजे में बोलकर इसका गाल छोड़कर दूर हो गया। तुम हो घटिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे के भी तलाक दो। इसका गिरबान पीछे से जकड़ती से कैश चला गया। बलाज ने इतनी तेजी से मुड़कर अपने हाथ का जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर गाल पर मारा था। इसका तलाक मांगना और अपने भाइयों की वजह से इसे घटिया कहना इससे जलती गालों पर उठा गया था। आयत अपने गाल पर हाथ रखे बेकीनी से इसे देखने लगी। एक बार पहले भी इसकी वजह से इसके भाई ने जिंदगी में पहली बार इसे थप्पड़ मारा था और आज इसने थप्पड़ मारा था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। बलाज शर्मिंदगी से इसकी तरफ बढ़ने लगा। वो इसे तकलीफ नहीं देना चाहता था क्योंकि जो भी हुआ इसमें आयत का कोई कसूर नहीं था। हाथ मत लगाना मुझे वरना मैं खुद को खत्म करूंगी। वो इसका हाथ जो रखती चलाई थी। बलाज ने बेबसी से देखा था जिसके गाल पर इसकी उंगलियों के निशान वाज़ेह नजर आ रहे थे। वो इसकी कंडीशन समझ जाता मगर वो आयत के मुंह से तलाक का लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर पाया था। आयत मेरी बात सुनो, मेरी नजरों से दूर हो जाए, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती, नफरत करती हूँ मैं आपसे, नफरत। आपने मेरा इस्तेमाल किया, आपने मेरे भाइयों को नीचे दिखाने के लिए मेरे जज्बात के साथ खेला। मैं नहीं जानती आपका इनसे क्या दुश्मनी है मगर आपकी दुश्मनी में जीत कर खुशी देखी थी मैंने जब मुझे मेरे ही भाइयों के सामने रुसवा कर रहे थे। चीखते हुए इनका गला बैठ गया था। चीखते हुए इसका गला बैठ गया। बलाज इसे नजरें हटाए बगैर इसे चीखने लगा, देखने लगा जो है सियानी होकर चीख रही थी। आपकी कोई बहन नहीं है ना, आप क्या समझेगी किसी बहन की तकलीफ को? इसकी बात बलाज की आंखें शदीद जब्त से सुर्ख हुई थी। इसने चेहरे पर हाथ फेर कर अपना गुस्सा जब्त किया। अच्छा हुआ आपकी कोई बहन नहीं आए आपके पास, इस काबिल ही नहीं के इस बलाज ने सख्ती से इसका मुंह दबोचा था। बस एक लफ्ज और नहीं, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दिल में रहती हो। नगवारी से कहकर इसको धकेलता बाहर निकल गया। कहाँ जा रही हो तुम? फरवा बेगम ने जजा से सख्ती से पूछा जो अपना बैग उठाए दबे पांव घर से निकल रही थी। यूं पकड़े जाने पर वो सख्त बदमजा हुई। कहीं नहीं, बस टहलने जा रही हूँ, अम्मी तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी। इसने सर पर हाथ रख के बहाना बनाया। टहलना ही है तो अपने शोहर के साथ जाओ, अब अकेले मर्दों की तरह घूमना फिरना छोड़ दो, अब शादीशुदा हो इस बात को जहन में रखा करो। फरवा बेगम ने संजीदगी से कहकर इसे अंदर जाने का इशारा किया मगर अम्मी मुझे कुछ नहीं सुना। शराफत से अंदर जाओ, रात होने वाली और तुम मुंह उठाए बाहर जा रही हो। फरबा बेगम ने सख्ती से कहा तो वो मुंह बनाती अंदर चलेगी। कमरे में जाकर इसने बैग और दुपट्टा बना देखे बेड पर फेंका था जो सीधे सलार के मुंह पर लगा। सलार ने नागवारी से इसको देखा जिसका ध्यान मोबाइल में था। कमरे में रहने की तमीज सीख लो वरना निकलो मेरे कमरे से। सलार की धाड़ पर इसने सहम कर बेड की तरफ देखा और बैग और दुपट्टा और देखकर सारा मामला समझ गई। सॉरी, लटमार अंदाज में कहकर वो वापस मोबाइल में बिजी होगी। सलार को इसकी हरकत इंतहाई नागवार गुजरी। वो उठा और इसका बैग और दुपट्टा उठाता विंडो से बाहर फेंक गया जो सीधा जाकर बैक साइड पर बने पुल पर गिरा था। इसकी हरकत पर देखकर जजा जल्दी से विंडो के पास आकर नीचे देखने लगी जहाँ इसका बैग और दुपट्टा पानी में तैर रहा था। इसने खूनख्वार नजरों से सलार को देखा जो संजीदगी से इसे ही देख रहा था। ये क्या हरकत की आपने? वो गुस्से से चीख पड़ी। वही जो तुम्हें नजर आ रहा है। वो संजीदगी से कहकर दोबारा अपना लैपटॉप उठाकर बैठ गया। जैसा पैर पटकती बाहर निकल गई थी। जब वापस आए तो इसके हाथ में अपना गीला बैग था जो इसने फर्श पर ही उलट दिया था। सबसे पहले इसने एक पेपर निकाल कर कपड़े में इसे साफ किया जो हल्का फुल्का गीला हो गया था। उठकर वो पेपर ड्रॉर खोल कर रखा और लॉक लगाकर वापस आकर बैठ गई और इसमें अपना बाकी सामान निकाल कर साइड पर रखने लगी। सासा सलार को भी घूर रही थी। सलार इसकी हरकत को बगौर देख रहा था। मुझे फरी आपी की तरफ जाना है, इनको काम था मुझसे। वो अपने काम से फारिग होकर इसे बताने लगी। हाँ तो? सलार ने ना समझी से पूछा।
तो मुझे छोड़कर आए क्योंकि मुझे अम्मी अकेले जाने नहीं दे रही। इसने असल वजह बताई। ओके आ जाओ। सलार कह के बाहर निकल गया। भाभी नीचे आपके घर वाले आए हैं। हानिया की आवाज पर जो ऊंधे मुंह लेटी हुई थी तड़प कर उठी। इसके चेहरे पर निशान देखकर हानिया को भी झटका लगा। तो भाभी ये सब इसने कुछ कहने की कोशिश की मगर आयत सब इन सुना करके कमरे से बाहर भागी थी। पूरे महीने बाद अपने घर वालों की आमद से ईद लगी थी। वो भागते हुए नीचे आई तो सामने अपने अम्मा को देखकर वो इसके सीने से लग गई। अम्मा जान ने अफसोस से आयत को देखा जिसके चेहरे पर निशान इन्हें शर्मिंदा कर गया था। सामने अर्श और सलार को देखकर उनकी तरफ भागी थी। सलार ने आगे बढ़कर से सीने से लगाया था। अपने भाई के गोश में आकर वो फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक सलारी से अपने सीने से लगाए रखा। बस चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो इसके बालों में बोसा देकर चुप करवाने लगा। अम्मा जान और हानिया इनकी तरफ ही देख रही थी। सलार इससे अलग होकर वो अर्श से मिली। इतनी देर सीने से लगे होने की वजह से इसके गाल पर किसी ने गौर नहीं किया। अचानक सलार की इस गाल पर नजर पड़ी तो उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। चेहरा गुस्से की शिद्दत से खतरनाक हद तक लाल हो गया। अर्श का भी सेम यही हाल था। ये किसने किया है? सलार ने इसका हाथ पकड़कर सीधा किया और सख्त लहजे में पूछा। वो एकदम हड़बड़ा गई। इसके दोनों भाई सवालिया नजरों से इसे देख रहे थे जबकि आगे का सोचकर हानिया और अम्मा जान के चेहरे पर परेशानी छा गई थी। कुछ नहीं भाई, गलती से मैं गिर, बकवास मत करो, बिल्कुल चुप, मुझे सच सुनना है, सिर्फ सच। वो इंतहाई गुस्से से चीख पड़ा। आयत ने घबरा कर अम्मा जान को देखा जो नफी में सर हिला रही थी। जो भी था आखिर इनका पोता था, वो कैसे अपने पोते के खिलाफ कुछ होता देख सकती थी? किसी ने कुछ नहीं किया भाई। इसने नजरें झुकाए जवाब दिया। अपने पोते से कहिएगा बदला लेने का इतना शौक है तो मर्दों की तरह सामने आकर मुझसे मुकाबला करे। औरतों को इस्तेमाल करना छोड़ दे। तुम यहाँ नहीं रहोगी, चलो मेरे साथ। सलार आयत का हाथ पकड़े से ले जाने लगा। बेटा बैठ कर बात करते हैं, इस तरह जल्दबाजी नहीं करते। अम्मा जान ने इसके पीछे चलती कहने लगी। आयत रिपोर्ट की तरह इसके साथ खींचती चली जा रही थी। इतनी भी क्या चलती है, साले साहब घर आए हैं तो अपने बहनोई से तो मिलकर तो जाएं। बलाच ब्लैक शलवार कमीज पहने दरवाजे से अपनी पूरी शान से एंटर हुआ था। फरजाद भी इसके साथ ही था। इसे देखकर अर्श जैसे धीमे मिजाज के शख्स का खून पूरी तरह खोल उठा था। इसने बलाच का गिरबान पकड़कर झटका दिया था। अब मंजर ऐसा था, बलाच दरवाजे में इनके सामने खड़ा था जबकि इन सबका रुख दरवाजे की तरफ था। बलाच ने नकवारी से अर्श को फिर से इसके हाथ को देखा। आयत ने घबराकर अपनी गिरफ्त सलार के हाथ में सख्त की। वो इसका हर रूप देख चुकी थी। वो इसके गुस्से से भी बखूबी वाकिफ थी। हाथ हटाओ। बलाश ने सर लहजे में कहा, तुम जैसे खटिया शख्स से मैं बात नहीं करना चाहता जिसे औरतों को इज्जत तक नहीं देना आता। अर्श इसका गिरबान छोड़ता आयत का दूसरा हाथ पकड़ता निकलने लगा। मेरी बीवी मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएगी। इससे अपनी नजर आयत पर जमाई जो अपने भाइयों के साथ खड़ी थर थर कांप रही थी। तुम हमें नहीं रोक सकते इसको ले जाने से। तुम इस काबिल हो ही नहीं कि मेरी बहन तुम्हारे साथ रहे। सलार ध्यान पीस कर बोली। बलाश बेटा अंदर आकर बात करो, ऐसे मसला हल नहीं होते। अम्मा जान मुतफक्कर से बोली। हम यहाँ बैठने नहीं आए, हम अपनी बहन को लेने आए और लेकर जाएंगे। सलार ने संजीदगी से जवाब दिया। पहले अपनी बहन से पूछ तो लो वो अपने प्यारे भाइयों के साथ जाना चाहती हुई आई या नहीं। बलाश ने मुस्कुराती आंखों से आयत की आंखों में देखा। वो इसकी बात में चुप्पी अच्छे से समझ गई थी। इसका दिल जोर से धड़का आया था। हमारे साथ अभी अर्श की बात मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी। इसने आराम से अपना हाथ अर्श के साथ साथ सलार के हाथ से भी निकाल लिया था। इन दोनों ने बेयकीनी से मुड़कर आयत को देखा जो शर्मिंदगी से इनसे नजर चुरा रही थी। आयत मैंने कहा चलो हमारे साथ, तुम इसके साथ अब नहीं रहोगी। सलार ने गुस्से से इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। भाई मैं बात नहीं आऊंगी बलाज के साथ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इसने नजरें झुकाए जवाब दिया। चेहरा आंसू से थरता। आयत तुम्हें इसे डरने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं तुम्हें जबरदस्ती रखा है, तुम खुश नहीं हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई साथ हैं तुम्हारे, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चलो। अर्श ने इसे मोहब्बत से समझाने की कोशिश की। मैं खुश हूँ भाई, मैं नहीं जाना चाहती आप लोगों के साथ। आयत का दिल के शर्मिंदगी से डूब मरने न चाहते हुए भी अपने भाइयों के खिलाफ जारी थे। जरा बेयकीनी से इसे देखा। सुन लिया अब जब तुम लोगों ने अब निकलो मेरे घर से। बलाज ने अखबारी से बोलता आयत के गिर्द बाजू फैला गया जिसका मतलब खानजादों के सामने अपनी बर्तरी दिखाना था। सबके सामने इस हरकत पर आय शर्म से जमीन में गड़ने वाली होगी। सलार ने नफरत से बलाज को देखा। बाकी सब तमाशाई बने खड़े थे। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुमसे चल रही हो या अब भी, या मेरे हमारे साथ या नहीं? सलाह ने आयत को देखकर पूछा। लहजा इंतहाई सर था। इसने एक नजर अपने दोनों भाइयों को देखा जो इसके जवाब के मुंतजिर था। फिर अपनी गर्दन मोड़कर बलाज को देखा जो पूरे सरार मुस्कुराहट के साथ इसी को देख रहा था। जुबान से कुछ ना बोलकर भी वो इसकी आंखों की धमकी समझ गई थी। बेसाख्ता इसकी गर्दन नफी में हिल गई। सलार ने मजीद कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गया। आयत ने तकलीफ से अपने भाई को देखा। अर्श इसके सामने आया। तुमने आज बहुत गलत किया। वो अफसोस से कहकर खुद भी वहां से निकल गया। इनके निकलते ही वो जमीन पर बैठती चली गई। इसका रोना देखकर बलाज को दुख से ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि इनके आंसू की वजह से अब भी इसके भाइयों को समझ रहा था। इसने हाथ को उठाने की कोशिश की मगर इसने बलाज का हाथ दूर झटका। हाथ मत लगाना मुझे, वो नफरत से चिल्लाई थी। वो सबके सामने इसका यूं दुत्कारने पर जब्त कर गया। तुमने फातिमा का बदला लेने के लिए आयत से शादी की। अम्मा जान की बेयकीन आवाज सुनकर बलाज ने इनकी तरफ देखा था। आयत जो रोने में मसरूफ थे झटके से सर उठा। ये नाम इसने पहले भी सुना था। सरार के साथ ये नाम इसने बहुत बार सुना था। अम्मा जान आप कमरे में जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फरजाद ने अम्मा जान को आंखते देखकर कहा, नहीं जाना मुझे, जवाब दो तुम अभी। वो फरजाद को दूर करती बलाज के सामने आ खड़ी हुई थी। अम्मा जान मैं बाद में सबको आपको सब समझाऊंगा। इसकी बात मुकम्मल होती है। मजान का कांपता हाथ उठा और इसके चेहरे पर छाप छोड़ गया। आयत और हानिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तो चुप, एक लफ्ज नहीं। तुम्हारी ऐसी परवरिश नहीं की थी मैंने और तुम्हारे माँ बाप ने। एक औरत को इस्तेमाल करो। मुझे लगा तुम इसे मोहब्बत करते हो, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर की थी, मगर नहीं, तुम सिर्फ इसके भाई से बदला लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तुमने एक औरत पर हाथ उठाया। हमने तुम्हें औरत की इज्जत करना सिखाया था, इसे बेइज्जत करना नहीं। तुम्हें इतना ही नुकसान था तो तुम इसके भाई से बदला लेते, इसे सजा दिलवाते। तुमने इस मासूम को क्यों इस्तेमाल किया? अम्मा जान बोलते हुए कांप रही थी। आयत सख्ते की हालत में सब सुन रही थी। आखिर किस बात के बदले की बात कर रहे थे वो लोग? क्या
क्या क्या किया था इसके भाई ने। इसने बिलाज के जब से सुर्ख चेहरे की तरफ देखा, जवाब दो मुझे। अम्मा जान गुस्से से चिक पड़ी, आप इस गाली को सजा दिलवाने की बात कर रही है जिसका अपना भाई इसकी पुष्ट पनाही करता है। इसने सलार खानजादा के खिलाफ कोई सबूत नहीं रखा, ना मुझे इन सबूतों की जरूरत है, और वैसे भी इसे इतनी आसानी से सजा देना नहीं चाहता था। अगर मैं इसे जान से मार देता तो उसके साथ इसकी तकलीफ खत्म हो जाती। अगर जेल करवाता तो वो कुछ दिनों या कुछ सालों के बाद बाहर आ जाता, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं इसे ऐसी तकलीफ देना चाहता था जो इसे पल पल मारे। इसलिए मैंने इसकी बहन को इस्तेमाल किया। इन खानजादों की जान बसती है अपनी बहनों में, इसलिए मैंने इसी जान को कैद कर लिया। इनके फड़फड़ाते देखकर जो सुकून मुझे मिला है वो मैं बता नहीं सकता। इसके चेहरे पर मौजूद सफाकी देखकर सभी शौक थे। एक फरजाद ही था जो इसके हर अमल से वाकिफ था। आपको क्या लगा था इसने मुझसे मोहब्बत और की, जिसके भाई ने मेरी बहन की इज्जत रोन कर इसके बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इसने हकारत से आयत को देखा। इन नजरों में मौजूद नफरत व हकारत ने इसे जमीन में काट दिया था। सोच भी कैसे लिया आपने। इसके साथ साथ इसके पूरे खानदान से नफरत करता हूँ मैं। इसके भाई के किए किसी ये भुगतेगी। इसने अगर यहाँ से वापस जाने के बारे में सोचा भी तो इससे पहले कि इसके भाई की लाशें पहुंचेंगी घर। आयत सुनने होते दिमाग के साथ इसके नफरत भरे अल्फाज बर्दाश्त करी थी। इसके लफ्जों ने तो आयत को हिलने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो इसके भाई पर ऐसा गंदा इल्जाम कैसे लगा सकता था। इसका भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। अम्मा जाने अपने पोते का ये अलग रूप देखकर सत्ते में जा चुकी थी। आयत लड़खड़ाते कदमों के साथ उठी और इसके सामने जा खड़ी। मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया। वो इसके सामने अपने भाई का दिफा करने लगी। शट अप, जस्ट शट अप। इतनी जोर से धड़ा कि इसके आवाज पूरी शाह मेंशन में गूंजी थी। आयत की चीख निकली थी। बलाश ने गुस्से से इसका बाजू तो पोचा खींचते हुए कमरे की तरफ बढ़ने लगा। आयत ने मदद तलब नजरों से अम्मा जान को देखा। हानिया ने डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रखकर चीख का गला घोंटा था। अम्मा जान ने इसके पीछे भागी थी। बलाश छोड़ो इसका हाथ, पे वो गुस्से में थी मगर वो कान धरे बगैर इसे कमरे में लाकर गेट लॉक कर गया था। पीछे अम्मा जान दरवाजा बचाती रहेगी मगर इसने कान नहीं धरा। खून ख्वार नजरों से आयत को देखता है इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। वो इसके बढ़ते कदम को देखकर फर्श पर ही पीछे खिसकने लगी मगर पीछे दीवार ने इसका रास्ता रोक दिया। वो खौफजदा नजरों से देखने लगी। वो घटना फोल्ड किए जमीन पर बैठता इसका चेहरा ऊपर उठाया। क्या कहा तुम्हारा, बताओ तुम्हारा भाई भी कसूर है। इसका लहजा दर्द से झूठा। आयत ने अपनी नजर उठाकर इसको देखा जो सुर्ख आंखों से देख रहा था। मेरे भाई किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो अटकते हुए बोली। बलाश इसका बाल सख्ती से अपने मुट्ठी में दबोची। इसे अपने सर में दर्द की एक लहर उठती हुई महसूस हुई। इसने तकलीफ से एक सिसकी ली। मेरी बहन को बुलाकर इसके साथ जानवरों की तरह सलूक किया गया, फिर अपनी दरिंदगी दिखाने के बाद इसका कत्ल कर दिया गया। फिर भी तुम कहती हो तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया। अब इसके चेहरे पर चिखा चीख रहा था। इसके लहजे में जख्मी शेर जैसी फनकार थी। आज के बाद तुम्हारा खानजादा हाउस वालों से कोई वास्ता नहीं, वरना मैं क्या करूंगा मुझे बताने की जरूरत नहीं। वैसे छोड़ता उठकर कमरे से निकल गया। इसके निकलते ही अम्मा जान इसके कमरे में आई थी। इसको थाम कर अपने सीने से लगा लिया तो वो थर थर कांप रही थी। अम्मा जान इसे उठाकर अपने साथ कमरे में ले गई थी। उसे बेड पर बैठाया। हानिया जाओ हम तीनों का खाना कमरे में लेकर आओ। भाभी तुम्हारी सुबह से भूखी हैं, देखो कितनी कमल आ गई हैं। अम्मा जान ने इसके आंसू पूछते हुए कहा। अम्मा जान मुझे नहीं खाना। रोते रोते इसकी हिचकियां बंद गई थी। बेटा खाने को मना नहीं करते। उन्होंने इसे जबरदस्ती वॉशरूम भेजा फ्रेश होने के लिए। इसके आने तक हानिया भी खाना लेकर आ चुकी थी। सुबह से भूखी होने की वजह से इसे चक्कर भी आ रहे थे। इन तीनों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और हानिया बर्तन उठाकर बाहर ले गई। अम्मा जान ने भी अपने साथ ही सुला लिया था। वो देर तक कमरे में आया तो खाली कमरा इसका मुंह चढ़ा रहा था। इसने ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम दोनों चेक किया पर वो कहीं नहीं थी। इसके गार्ड भी सारे बाहर खड़े थे तो इसका घर से जाना तो मुमकिन नहीं था। इसने कमरे से बाहर आकर थोड़ी देर सोचा, फिर अम्मा जान के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो अम्मा जान के साथ इनके बेड पर दूसरी तरफ करवट लिए सोई हुई थी। वो कदम कदम चलता इसकी तरफ आया। चेहरे पर अभी इसकी उंगलियों के निशान वाजे थे। इसने जरा सा छुपकर अपने हाथ की पूछ इसके गाल से लाया। वो जो सबके सामने से नफरत का दावेदार था, ये तो इसका दिल जानता था कितनी शिद्दत से उसे चाहने लगा था। इसने झुककर इसके गाल पर आहिस्तगी से लब लग के जैसे अपने दिए हुए जख्मों की मसाई कर रहा था। वो जो कच्ची नींद में थी गंधे से इसके लम्स पर झटके से आंखें खोली। खुद पर झुके बलाज को देखो। खौफ से इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसकी आंखों में अपने लिए डर देखकर वो उससे दूर हुआ था और मुड़कर कमरे से निकल गया। आयत ने जल्दी से उठकर दरवाजा अच्छे से लॉक किया था। इसका डर इस कदर हावी हो गया था कि इसकी मौजूदगी में इसका सांस लेना दुश्वार हो गया था। अच्छे से तसल्ली करके वो अपनी जगह पर आकर आंखें मूंद गई थी। बलाज जो अपने कमरे से इसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने गया था, वापसी पर दरवाजा ना खुलने पर अंदर तक जल भून गया था। इसने नॉक करना मुनासिब नहीं समझा, वापस अपने कमरे में चला गया। नाश्ते के बाद शिफा मन्नत को उठाए जजा और सजदा बेगम के साथ बैठी थी। फरवा बेगम अपने कमरे में आराम कर रही थी। जब से आयत गई थी तब से वो बीमार रहने लगी थी। रात को वो तीनों ही घर नहीं थे। बलाश तो अपनी ड्यूटी की वजह से बिजी था, लेकिन इसने शफा को कॉल करके आज स्पेशल इसके लिए तैयार होने को कहा था। इसकी जो मायनी बात पर शर्मा कर फोन बंद कर गई थी। सलार और अर्श की कोई खबर नहीं थी, न जाने कहाँ रुल रहे थे। मुझे लगता है हमें आयत से मिलने जाना चाहिए। पर आप ही ने इनका एड्रेस मालूम करवाया किसी से? वो शाम तक बताएगा, पता नहीं किस हाल में होगी। जजा ने फिक्रमंदी से कहा। हाँ लेकिन इस बात को अपने भाइयों को मत पता चलने दिया। तुम फरिया के साथ जाकर मिल लेना। पता नहीं मुझे अभी भी लगता है जरूर कोई बात है, वरना आयत कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। सजदा बेगम की बात पर दोनों ने इत्तेफाक किया था। बेटा जरा अर्श से पूछो तो अकीदत का कुछ पता चला? नहीं मुझे भी तो इतनी हिम्मत ही नहीं बच्ची कि मैं अपने बेटे से बात कर सकूं।
सजदा बेगम ने शर्मिंदगी से कहा, मैं पूछूंगी भाई से। जजा ने संजीदगी से जवाब दिया, बेगम साहिबा, बाहर कोई खातून आया है, कह रहा है कि आप लोगों से मिलना है, हम इनको बाहर बैठा के आया है। गुल खान चौकीदार ने आकर इनको इत्तला दी। अच्छा, आप इनको अंदर भेज दें। सजदा बेगम की बात पर वो जी बेगम साहिबा बोलकर चला गया। इसके जाते ही शफा खिलखिलाकर हंसी और अपनी माँ को देखकर मन्नत भी खिलखिलाने लगी। कितना प्यारा बोलते हैं ना चौकीदार अंकल। इसने जजा की तरफ देखकर कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। शफा को इसका लहजा बहुत प्यारा लगता था और वो लगता भी बिल्कुल इसके अब्बू की तरह था। कभी कभार इसके सलाम भी कर देता था। सामने से आती औरतों को देखकर शफा की मुस्कुराहट पल में सिमटी थी। वो घबरा कर खड़ी होगी। वो औरत बहुत बेताबी से इसके पास है, इसके गले से लगा लिया था। मेरी बच्ची कहाँ चलेगी? तुमने कहा था तुम मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हें कहाँ चली गई थी? तारा मलिक उर्फ रेशमा इससे सीने से लगा आंसू बहा रही थी और वो पत्थर बनी वहां खड़ी रही। आंखें पथरा गिरी। चुपचाप मुझे अपने कमरे में ले जाओ वरना तुम्हें इस घर में रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। वो आहिस्ता आवाज में सरगोशी कर गई। जजा और सजदा बेगम हैरानी से मंजर देख रही थी। मन्नत भी बड़ी बड़ी आंखों से इस औरत को देख रही थी जैसे इसे इनका अपनी माँ को छूना पसंद ना आया हो। आप कौन है? जजा ने इनसे पूछा, क्योंकि शफा के चेहरे पर इस वक्त कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल था। बिल्कुल, बल्कि वो बहुत गहरे सदमे में लग रही थी। मैं शफा की अम्मी हूँ। शफा मेरी बच्ची है। तारा मलिक ने जजा को देखकर बताया। अपने दुपट्टे से मसनूई आंसू साफ करने लगी। सजदा बेगम और जजा हैरान हो गई थी, क्योंकि इनके हिसाब से शफा के वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे। अच्छा बहन बैठे हैं आप। सजदा बेगम ने खुश इखलाकी से बैठने का इशारा किया। नहीं, मैं अपनी बेटी से अकेली में कुछ बात करना चाहती हूँ। इसके बाद मुझे अस्पताल जाना है, फिर कभी आऊंगी तो जरूर बैठूंगी। मुझे अब निकलना होगा। तारा मलिक ने चेहरे पर पुरजोश मुस्कुराहट सजाया और आंखों ही आंखों में शफा को कुछ इशारा किया। वो बेचारी पहले ही सदमे में थी। इनका इशारा समझकर वो घबरा गई। वो किसी सूरत आदम और मन्नत को नहीं छोड़ना चाहती थी। जजा चलो बेटा, आप लोग बैठे, मैं खाने के लिए कुछ भिजवाती हूँ। सजदा बेगम इनसे कहकर जाने लगी। नहीं, हम कमरे में जाते हैं। शफा की घबराई हुई बात सुनकर जजा ने बगौर इसे देखा था, क्योंकि इस वक्त इसके चेहरे पर ढूंढने से भी खुशी नहीं मिल रही थी। डर इसके चेहरे पर वाजे था। ठीक है भाभी, मैं वहीं चाय और स्नैक्स भिजवाती हूँ। वो दोनों वहां से किचन की तरफ चली गई और शफा डर से कांप रही थी। मन्नत ने माँ का पल्लू पकड़ती इसके पीछे कमरे में आ गई थी। कमरे में पहुंचते ही तारा बेगम ने शफा के बालों को सख्ती से दबोचे हुआ था। शफा की चीख निकलते निकलते रह गई। ओह, तो यहाँ बड़ी मछली फंसा कर ऐश कर रही हो? तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगी? तुम? तारा मलिक नफरत से इसके बाल दबोचे इसके मुंह पर फनका रही थी। नहीं नहीं बेटा, जब तक तुम्हारे बाप से किया वादा नहीं निभा दिया, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। इनकी बात पर इसे तकलीफ से अपनी आंखें मीच कर खोली थी। छोड़े मुझे। अब आपने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मेरा शोर आपको नहीं छोड़ेगा। ऐसे तारा मलिक का हाथ झटकते बहादुरी से जवाब दिया। अच्छा, कौन सा शोर? तुम्हारा? इसी शोर को अगर तुम्हारे पास का पता चला तो तुम्हें इस घर से निकाल कर बाहर कर देगा। इसकी बहादुरी देखकर तारा मलिक हैरान थी। वो आपके किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। इसने तारा मलिक की आंखों में आंखें डालकर कहा और मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया, जो डर कर इसे चिपक गई थी। अच्छा, वैसे कैसा लगा कर ये सब सोशल मीडिया पर चलेगा? इसने मोबाइल निकालकर इसके सामने किया, जिस पर शफा की इंतहाई नाजेबा तस्वीर थी, जिसे देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कोई माँ इतनी सफा कैसे हो सकती थी? वो अपनी अपनी सगी औलाद के साथ क्या चाहती हैं? कुछ मिनट तक वो बोल ही नहीं पाई। जब बोली तो आवाज लड़खड़ा गई, आंसू गालों से बहने लगे थे। अस्सलाम वालेकुम। रात 10 बजे के करीब वो तीनों एक साथ ही घर में दाखिल हुए थे। सलार तो आते ही सीधा अपने कमरे की तरफ हट गया, मगर आदम और अर्श वही फरवा बेगम और सजदा बेगम के पास बैठे थे। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थे तुम तीनों कल से? फरवा बेगम ने इनसे पूछा। ड्यूटी थी अम्मी मेरी। मन्नत कहाँ है? इसने आसपास नजरें दौड़ाते पूछा। मन्नत तो जजा के पास है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसका मूड अच्छा देखकर फरवा बेगम ने बात शुरू की। जी अम्मी बोली। इसने मुलाजमा को हाथ के इशारे से रोका, तो उसके लिए पानी लेकर आई थी। जब से शफा घर में आई थी इसका हर काम वो खुद करती थी, मगर आज वो इससे कहीं नजर नहीं आई। मुझे आयत की बहुत फिक्र हो रही है। बेटा आयत बच्ची है, अगर कोई गलती हो गई है तो उसे माफ कर दो, इसे यूं मुंह मत मोड़ो। फरवा बेगम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर इसे समझाने लगी। अम्मी फिक्र मत करें, बहुत जल्द ये मसला हम हल कर लेंगे, आप फिक्र मत करें। आदम ने संजीदगी से कहा तो उन्होंने इत्मीनान की सांस ली। अगर इसने कहा तो वो ठीक कर देगा, मतलब वो ठीक कर देगा। अब बेटा हकीकत के बारे में भी पता करो, इसके घर से पता करो वो कहाँ गई, से कैसे नाराज होकर गायब होगी, कहीं तो होगी। तुम लोगों के इतनी समझदार होने का क्या फायदा अगर वो अपने घर के फर्द को ही ना ढूंढ सको। फरवा बेगम ने इनकी लापरवाही पर देखकर जरा सख्ती से कहा। बड़ी अम्मी, अकीदत मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे ढूंढ लूंगा, आप परेशान मत हों। फरवा बेगम की बात पर सलाह से संजीदगी से इनको जवाब दिया और उठकर चला गया। सजदा बेगम ने अपने बेटे को नजरों से उजल होने तक देखा था। आज खिलाफे मामूल कमरे में अंधेरा था, वरना वो जिस भी वक्त आता था वो इसे कभी फरवा बेगम के साथ किचन में नजर आती या मन्नत के साथ खेलती हुई, मगर आज वो कमरा बंद किए सोई हुई थी। इसे तशवीश हुई। वो धीमे कदमों से इसकी तरफ बढ़ा जो कुटरी बनी लेती थी और इसके चेहरे पर कंबल हटाकर देखा। चेहरा लाल हो रहा था। आदम ने इसके गाल पर हाथ रखा तो ऐसा लगा जैसे जलते हुए तवे पर हाथ रख दिया हो। बुखार से इसका जिस्म पूरी तरह तप रहा था। इसने परेशानी से कमरे की लाइट ऑन की, दोबारा इसके पास आकर इसको चेक करने लगा। इतना तेज बुखार हो किसी को पता भी नहीं चला। इसने फौरन जजा को कॉल करके बुलाया। इसके आने तक वैसे सीधा करके लिटा चुका था। जी भाई, वो जब भाई आदम मेडिसिन निकाल रहा था। शफा को कब से बुखार है, उन्होंने कुछ खाया ही नहीं या नहीं? इसे जजा से पूछा तो इसका चेहरा छूकर देखने लगा। भाभी शाम तक तो ठीक थी, पता नहीं बुखार कब हो गया इतना तेज, उन्होंने तो खाना भी नहीं खाया।
आज सोई सोई थी तो किसी ने जगाना मुनासिब नहीं समझा। वो शर्मिंदगी से बताने लगी। इसके पास पर अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करने लगी, मगर आंखों पर इतना वजन महसूस हो रहा था कि चाह कभी वो खोल नहीं पा रही थी। अच्छा एक काम करो, कुछ लाइट सा बनाकर ला दो। इसने जजा को बाहर भेजा और खुद इसके पास आकर इसे उठाना लगा। शफा उठा कर बैठे। इसने शफा की कमर में हाथ डालकर सहारा देकर बैठाना चाहा, मगर वो इसके कंधे पर नडाल से सर रख गई। इसके गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस हुई। इसकी आंखें बंद थी। जजा के आने पर वो थोड़ा सा इससे दूर हुआ। वो ट्रे लाकर इसके सामने रख गया। भाई को चोट चाहिए? शजा ने संजीदगी से पूछा। शफा की हालत इसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करी थी। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। मन्नत कहाँ है? आदम ने ट्रे अपने पास रखते हुए कहा। मन्नत अम्मी के पास है। जजा ने संजीदगी से जवाब दिया। ठीक है, तुम भी जाकर आराम करो। आदम के कहने पर वो जाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर गई। शफा उठी, पहले मेडिसिन ली। इसने इसका गाल थपथपाया। इसने अपनी जलती आंखें खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। आदम ने इसे पहले थोड़ा सा सूप पिलाया, जो इसे बहुत मुश्किल से हलक से उतारा और मुंह मोड़ गया। अच्छा बस ये टैबलेट, खैर कुछ नहीं। आदम ने टैबलेट इसके मुंह में रखा और पानी का गिलास इसके मुंह से लगा दिया। इसे पानी पिलाकर आदम ने गिलास साइड पर रखा और इसे लिटाकर अच्छे से कंबल डालकर उठ गया। आदम ने जल्दी से अपना यूनिफॉर्म चेंज किया और वापस आकर बेड पर आकर इसे अपने बाजू में लिटाकर आंखें मूंद गया। क्या क्या ख्वाहिशात लिए वो घर लौटा था, मगर शफा की तबीयत ने इसकी ख्वाहिशात पर पानी डाल दिया था। मगर इसे दुख अपनी रात बर्बाद होने से ज्यादा अपनी मासूम बीवी की बीमारी का था। मुझे आप चाहिए, बस आपके साथ रहना। वो गंदी गंदी है बहुत। वो नींद में इसके सीने से लगी हल्की हल्की बड़बड़ाहट थी। आदम ने चौंक के इसकी तरफ देखा। पता नहीं वो इतनी इनसिक्योर क्यों थी अपने और इसके रिश्ते को लेकर। वो हमेशा यही एक बात करी थी, मुझे आपके साथ रहने से क्यों लगता वो इसे छोड़ देगा। इस बात का जवाब इसे ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता था, और वो किसकी बात कर रही थी वो कुछ समझ नहीं पाया। वो हल्के से उसके बालों में हाथ फेरता रहा ताकि वो पुरसुकून हो जाए। सुबह तकरीबन 8 बजे के टाइम इसकी आंख दरवाजा बजने पर खुली। शफा इसके सीने में मुंह दिए गहरी नींद में थी। आदम ने इसका माथा छूकर देखा तो बुखार उतर चुका था। दरवाजा अब भी बज रहा था। बाहर से मन्नत की हल्की हल्की आवाज भी आ रही थी, जो शायद शफा को पुकार रही थी। इसने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। मन्नत आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए खड़ी थी। इसके साथ जजा भी थी। अभी वो इसको गोद में उठाता, शफा पीछे से आकर इसे गोद में उठाकर चूमने लगी। सुबह 7 बजे से उठकर भाभी के लिए रो रही थी, बहुत जिद कर रही थी। इसलिए मैं इसे ले आई। जजा आदम को बताकर वहां से चली गई। मुद्दे मम्मा के पास रहना है, मुझे मम्मा के पास रहना है। मन्नत इसके गर्दन में मुंह छुपा गई। शफा ने नम आंखों से इसे देखकर इसके गाल चूमे। मेरा बच्चा, मम्मा हमेशा आपके पास रहेगी। शफा ने इसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गई। आदम को इसने पूरी तरह इग्नोर किया था। ये बात इसने बखूबी नोट की थी। वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे में इतने मगन हो गए थे, इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो अभी अपना दूसरा यूनिफॉर्म लेता वॉशरूम में घुस गया। इसके वापस आने पर शफा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसने ड्रेसिंग के सामने बालों पर ब्रश फेरते हुए इनको देखा। इसकी बेटी तो माँ के मिलने पर बाप को भूल गई थी। इसने जोर से ब्रश टेबल पर रखा। इन दोनों ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, जो इन दोनों को मिरर से ही घूरे जा रहा था। आप रुके, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। वो हड़बड़ा कर उठी थी। नहीं मेहरबानी आपकी, आप अपनी बेटी के साथ ही मसरूफ रहे, मैं अपना नाश्ता खुद कर लूंगा। आदम मुंह बनाता बाहर निकल गया। पहली बार वो अपनी बेटी से जेलस हुआ था। इसके जाने के बाद वो खुद तैयार होती, मन्नत को तैयार करती बाहर निकल आई थी। जहां सब घर वाले बैठे थे, जजा और सजदा बेगम को देखकर इसे नजरें चुराई, क्योंकि कल तारा मलिक के जाने के बाद इसने इन दोनों को मना किया था कि वो आदम से इस बात का जिक्र ना करे, क्योंकि आदम को इसकी माँ पसंद नहीं, इसलिए वो गुस्सा करेगा। इसके बाद वो दोनों ही हामी भर ली थी, क्योंकि शफा के चेहरे से लग रहा था वो बहुत डरी हुई है। उन्होंने तारा मलिक के डर को आदम का डर समझा था, इसलिए उन्होंने भी इस मामले में खामोशी इख्तियार कर ली। बेटा तबीयत कैसी है? जजा ने बताया बुखार था रात को तुम्हें। अम्मी ने इसे देख फिक्रमंदी से पूछा। जी अम्मी, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इससे नजरें झुकाए जवाब दिया। मैंने इसकी गोद से उतरकर गार्डन में जा चुकी थी। सुबह से इसकी तबीयत खराब थी, उल्टी करके इसे कमजोरी हो रही। राष्ट्र खाला और इसके शोहर रिश्तेदार की मैयत में गए हुए थे। वो अकेली बेड पर नींद दराज थी। न जाने अर्श क्या कर रहे होंगे इस वक्त। पता नहीं मुझे याद करते भी होंगे या नहीं। इसने दिल में सोचा। वो मुझे क्यों याद करेंगे भला, अपनी पसंदीदा बीवी के होते हुए। इसके दिमाग ने फौरन जवाब दिया। जब इसे अपने वजूद में दूसरी जान का एहसास हुआ तो इसका दिल हर वक्त अर्श को याद करने लगा था। इसे याद करते हुए वो कब गहरी नींद में चली गई इसे पता ही नहीं चला। रात का तीसरा पहर था, जब सिगरेट की अजीब सी स्मेल इससे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। जब सांस लेना मुश्किल हो गया तो उसे जब्त से अपनी आंखें खोली, मगर धुएं की वजह से इसे कुछ नजर नहीं आया। हाथ पर डालकर इसने लैंप ऑन करने की कोशिश की, मगर अपना हाथ किसी की गिरफ्त में महसूस करके इसकी चीख निकली थी, जिसे अर्श ने हाथ रख कर रोका था। अंधेरे में भी इसकी आंखें फटी की फटी रह